दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान अपने जीवन के सबसे अच्छे 30-40 साल देश और समाज की सेवा में लगा देता है। कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई लोगों का इलाज करता है, कोई कानून व्यवस्था संभालता है, कोई सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है। और फिर जब उसकी उम्र ढलने लगती है, जब शरीर पहले जैसे साथ नहीं देता, जब कमाने की क्षमता कम होने लगती है, तो उससे कहा जाए अब हमारा काम हो गया, अब आप अपना देख लीजिए। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही एक संवेदनशील और कल्याणकारी राज्य की पहचान है? और शायद इन्हीं सवालों ने जन्म दिया एक ऐसे आंदोलन को जो आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आवाज़ बन चुका है। ओपीएस आंदोलन, पुरानी पेंशन की बहाली का आंदोलन। और अब 11 जून 2026 से एक बार फिर जनहित मुद्दों को लेकर एक नई जन जागरण यात्रा शुरू होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। पुरानी पेंशन कोई दया नहीं है, कोई खैरात नहीं है। यह उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 30-40 साल देश और समाज को समर्पित कर दिए। एक शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं करता, वह आने वाली पीढ़ियां तैयार करता है। एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, वह हजारों परिवारों की उम्मीद बनता है। एक पुलिसकर्मी सिर्फ वर्दी नहीं पहनता, वह समाज की सुरक्षा का दायित्व निभाता है। एक सैनिक अपना आज हमारे कल के लिए समर्पित करता है। तो क्या ऐसे लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित नहीं होना चाहिए? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सरकार उसके जन्म से पहले से लेकर बड़े होने तक टीकाकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं और अनेक योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। और ऐसा होना भी चाहिए, सभी देश ऐसा करते हैं, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि यही बच्चे बड़े होकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। यही बच्चे टैक्स देंगे, देश की सेवा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, सैनिक बनेंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या वही बच्चे जब 60 साल की उम्र पर पार कर लेंगे, 30 साल 40 साल देश की सेवा कर चुके होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जानी चाहिए? क्या एक सभ्य समाज ऐसा सोच सकता है? अगर माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो क्या बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का सहारा नहीं बनते? तो फिर समाज और सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल यह है, क्या समाधान बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ देने का है? क्या एक परिवार अपने बुजुर्गों से कहता है कि खर्च ज़्यादा हो रहा है इसलिए अब आप अपना देख लीजिए, या फिर वह अपनी आय बढ़ाने, फिजूल खर्ची कम करने और बेहतर प्रबंधन की कोशिश करता है? आखिरकार एक कल्याणकारी राज्य की पहचान क्या होती है? यही कि वह अपने नागरिकों को जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सम्मान और सुरक्षा प्रदान करे। और दोस्तों, अगर कोई यह सोचता है कि ओपीएस सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा है या सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा है, तो शायद वह इस विषय को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हमारे देश के लाखों कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, पुलिस, रेलवे, सड़क और कई डिपार्टमेंट में 30-40 साल तक लगातार जुड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं। इनका हर कदम सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करता है। और कोरोना काल में तो हमने यह देखा था कि कैसे जब पूरा देश अपने घरों में बंद था, जब लोग डरे हुए थे, तब डॉक्टर ड्यूटी पर थी, नर्सें ड्यूटी पर थी, पुलिसकर्मी सड़कों पर थे, रेलवे कर्मचारी काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी अपना जान जोखिम पर डालकर सेवा कर रहे थे। जब हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित थे, तब यही लोग थे जो हमारे लिए योद्धा बनकर खड़े हुए थे। तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों, हर बड़ा आंदोलन किसी बड़े सपने से शुरू होता है, और ओपीएस की आंदोलन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 2013, जब ओपीएस की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, जब बहुत कम लोग इस विषय पर बात कर रहे थे, तब शिक्षक विजय कुमार बंधु जी ने कुछ गिने चुने साथियों के साथ एक सपना देखा था। सपना लाखों कर्मचारियों के सम्मानजनक भविष्य का। शुरुआत आसान नहीं थी, साथी बहुत कम थे, संसाधन कम थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। और धीरे धीरे चंद लोगों से शुरू हुआ यह कारवां सैकड़ों तक पहुंचा, फिर हजारों तक, फिर लाखों तक, और यह आज करोड़ों लोगों की आवाज बन गया है। इसी संघर्ष से उत्तर प्रदेश में अटेवा की स्थापना हुई और साल 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर एनएम ओपीएस की स्थापना शुरू हुई। इसके बाद यह आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। साल 2023 में एक और ऐतिहासिक अध्याय शुरू हुआ, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। बिहार से शुरू हुई यह यात्रा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए
दिल्ली तक पहुंची। लगभग 18,000 किलोमीटर, भीषण गर्मी, लेकिन हौसले नहीं टूटे, क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों की यात्रा थी। और फिर आया 1 अक्टूबर 2023, दिल्ली का रामलीला मैदान। देश भर से लाखों शिक्षक और कर्मचारी अपने अधिकारों की आवाज बनकर पहुंचे। कोई राजनीतिक भीड़ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दबाव नहीं, बल्कि स्वयं प्रेरित होकर पहुंचे हुए लोग थे। पेंशन शंखनाद रैली ने यह संदेश दे दिया कि यह आंदोलन अब सिर्फ कुछ लोगों का नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन चुका है। और अब एक बार फिर विजय कुमार बंधु जी और उनके साथी जनहित के मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। 11 जून 2026 शहीद स्थल काकोरी, लखनऊ से एक नई जन जागरण यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा सिर्फ ओपीएस की बात नहीं करेगी, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आम नागरिकों के मुद्दों को लेकर बात करेगी। समाज को जागरूक करने का प्रयास करेगी, क्योंकि एक मजबूत भारत सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनता, बल्कि अच्छी शिक्षा से बनता है, अच्छे स्वास्थ्य से बनता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के मिलने से बनता है, रोजगार के अवसरों से मिलता है और अपने बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने से बनता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, बड़े परिवर्तन एक दिन में नहीं आते। वे शुरू होते हैं कुछ लोगों के सपनों से, कुछ लोगों के संघर्ष से, और फिर एक पूरा समाज उस बदलाव का हिस्सा बन जाता है। आज ज़रूरत है जागरूक होने की, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की और एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की। क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र सिर्फ जीडीपी से नहीं बनता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से बनता है। और शायद इसीलिए 11 जून 2026 से शुरू होने वाली यह जन जागरण यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि जनहित, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की आवाज को मजबूत करने का प्रयास है। अगर आपको लगता है कि देश में शिक्षा मजबूत हो, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, रोजगार बढ़े और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिले, तो इन मुद्दों पर चर्चा जरूर कीजिए, जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। क्योंकि जब समाज जागता है तभी इतिहास बदलता है। आइए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे जनहित मुद्दों को मजबूत करें। जागरूक समाज ही एक मजबूत राष्ट्र की पहचान होती है। धन्यवाद।